इस बार मालवीय नगर विधानसभा सीट भाजपा व कांग्रेस दोनों के लिए हॉट सीट बनती जा रही है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी काशीराम द्वारा मालवीय नगर से विनीत साखला के रूप में प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। न्यूज़ प्लस राजस्थान ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के विषय में आमजन को जानकारी देने के लिए विशेष श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पार्टी प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराएंगे। आज हम आपको जिससे मिलवाने जा रहे हैं वह है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से मालवीय नगर प्रत्याशी विनीत साखला। विनीत साखला ने ITI के साथ MA लोक प्रशासन में किया है। गौरतलब है कि 1996 से राजनीति में सक्रिय विनीत साखला पहले अशोक गहलोत के समर्थकों में गिने जाते थे। कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर रहते हुए जयपुर नगर निगम में मनोनीत पार्षद रहे। वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के वह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आइए आपको मिलवाते हैं आज़ाद समाज पार्टी के मालवीय नगर प्रत्याशी विनीत साखला से। आज़ाद समाज पार्टी से आपका नाम मालवीय विधानसभा के लिए घोषित हुआ, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं चर्चा चलने लगी है कौन है विनीत साखला। आज हम आए हैं विनीत साखला जी के पास। विनीत जी, किस प्रकार से आपकी दावेदारी है विधानसभा को लेकर और विनीत साखला कौन है ये बताना चाहें? मैं तो एक छोटा मोटा आदमी हूँ और मालवीय नगर से मैंने चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझको अपना आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया है और पहले मैं नगर निगम में पार्षद भी रह चुका हूँ और मेरे कुछ यहाँ के मुद्दे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, जिस पे एक अनजाने में एक लड़ाई शुरू हो गई थी और वो उसमें अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और उसको मैं आगे। हम देख रहे थे जब आपका बैकग्राउंड तो 1996 में आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े और 2022 तक कांग्रेस पार्टी में रहे। लंबा सफ़र गहलोत साहब के साथ आपने पूरा करा, खासे आप बता रहे करीबी थे, तो क्या सच है बात? हाँ, काफ़ी मेरे पे उनकी कृपा रही है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। जब विधानसभा चुनाव सर पे ही है और गहलोत साहब कहते हैं मैं पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखूँगा, साथ लेकर चलूँगा, उन सब के बीच एक विनीत साखला जो आज़ाद समाज पार्टी से टिकट मांग रहा है, तो लगता है कांग्रेस कमज़ोर हो गई राजस्थान में? नहीं, कांग्रेस तो कमज़ोर अपने आप ही अपने कदमों से हो रही है, क्योंकि आप खुद देखिए कि जो 55 लाख बच्चों के रीट के अंदर पेपर जो है ख़राब हुए, उनके भविष्य ख़राब हुए और एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री सिर्फ ये कह दे कि सेना में भी हो रहे हैं या गुजरात में भी हो रहे हैं, यूपी में भी हो रहे हैं या दूसरे भी राज्य में हो रहे हैं, तो एक उनको लगता है कि जो बच्चों का भविष्य है उसके प्रति वो सरकार गंभीर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है इसके अंदर, पाराशर और वगैरह जो पकड़े गए, तो जारौली को अखबार में आता था कि साहब वो फरार है, मिल नहीं रहा है, लेकिन जनता स्टोर पे घूमता रहता था। आपने देखा? हाँ, जनता स्टोर में किसी भी दुकानदारों से पूछवा लो, शाम को डेली वो वहाँ घूमता था। और जिनको गिरफ्तार किया उन सबको ले जाके वहाँ सुभाष गर्ग, जिसका कि नाम आता है कि इनका सरगना है, उसके गांव में जो जेल है सेवर जेल, वहाँ पर ले जाके रखा है। रिकॉर्ड में आप चेक करा लो, वहाँ पिकनिक मनी है इनकी। तो मुख्य नाराज़गी आपको पेपर लीक माफिया और पेपर लीक से सरकार का रवैया तो उससे थी? पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मैं कह रहा हूँ कि गहलोत साहब के हम किसी ज़माने में फ़ैन थे। एक ज़माना था कि मतलब उनका जो पहला कार्यकाल था वैसा दूसरा नहीं रहा, जैसा दूसरा है वैसा तीसरा नहीं रहा। मतलब दिन प्रतिदिन गिरावट आई, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। और अब कभी तो हम सोचते थे कि मतलब उनका एक पहले कार्यकाल को देखो तो लगता है कि हाँ, जैसे वो फिल्म आई थी उसकी अनिल कपूर की नायक फिल्म, उसमें हम अशोक गहलोत जी को देखते हैं। बाद में इस बार तो सरकार अपनी बचाने के लिए तो 3 बार आप मुख्यमंत्री रह गए, छोड़ दो। पिछली बार आपको CP जोशी और आपके झगड़े के अंदर काम नहीं कर पाए, इस बार आप सचिन पायलट और आपके झगड़े में कोई काम नहीं हो पाया, जनता परेशान होती रही। गहलोत साहब पहले जनता से मिलते भी थे, जन सुनवाई करते थे, अब वो जन सुनवाई वगैरह सब बंद है। तो इन तक अपनी बात अगर पहुंचाई भी जाए तो कैसे पहुंचाई जाए, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। JDA में आप खुद देख लो कि इन्हीं के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त, जो लगातार तीनों सरकार में जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, वो आज कह रहे हैं कि पट्टे के जो JDA से मिले हैं उसके अंदर पैसे चले हैं। अर्चना शर्मा पे वो आरोप लगा रहे हैं, राजीव अरोड़ा जी। तो इनका मंत्री खुद ही कह रहा है कि प्रशासन शहरों के संघ में भी पैसे दे के पट्टे मिले हैं। तो ये बात, ये तो हमने जनता में देखी है ना।
लेकिन वो पहुंचाया कौन, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है। अधिकारियों ने मुझसे पैसे मांग लिए जेडीए के अंदर, और इस टेन्योर में और मैंने मेल किया, मेरे पास मेल है गहलोत साहब के पास कि आपका अधिकारी मेरे से पैसे मांग रहा है। मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, भयंकर चरम सीमा पर। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अधिकारी के ऊपर, और वो कहता है कि पैसे दे के लगाऊं। आज़ाद समाज पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे और जीत का समीकरण क्या है? मेरा जो मेन एक मुद्दा है, जो मुझको कोई सपने नहीं आ रहे थे, जेडीए के अधिकारियों ने कहा कि आप जो साहब के खास हो, ये कि जेडीए में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बात आप वहाँ तक पहुँचाओ। मैंने वो बात उनको मेल करी, पहुँचाई, और मैं कोई भी मेल करता था उसमें 2 घंटे में उसमें एक्शन होता था, वो संबंधित ऑफिस में जाती थी कार्रवाई के लिए, लेकिन उसके अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और वो है कैपेसिटर मीटर वाली जो ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है, वो लीज पे दी हुई है इनको, और उसके अंदर जो 52 बीघा ज़मीन है, जिसके अंदर कि अनाथ आश्रम बनना था, हॉस्पिटल बनना था, वोकेशनल सेंटर बनना था, और 1987 में उसको इस शर्त पे लीज करी गई थी, 3 साल में ये सब बनना था। आज दिन तक वो ज़मीन खाली है, और पुल के नीचे लैंड यूज़ चेंज नहीं होता, उसका लैंड यूज़ चेंज करके उसको पट्टा दे रहे थे। मैंने ऑब्जेक्शन लगाया तो मेरी उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में जब वो स्टेट लेवल लैंड यूज़ कमेटी की मीटिंग में गई, वहाँ कुंजीलाल मीणा जी आए, और वो चौथे नंबर पे एजेंडा था। भिड़ते ही वो बोलते हैं इसमें कोई पुष्पा जयपुरिया में कोई आया है क्या, पहले नंबर पे। ना कोई लॉ की ओपिनियन ली गई है। 472 करोड़ रुपए उसमें लीज का बकाया 2015 तक, ये जेडीए अपने एजेंडा में लिख रहा है। लीज का 472 करोड़ रुपया बकाया 2015 तक, पैरा लगा हुआ है। उसको पैसे कोई कौन वसूल करेगा, कुछ होगा, कोई लेना देना नहीं। बाद में जब हमने आज़ाद समाज पार्टी भीम आदमी के लेटर हेड पे ऑब्जेक्शन लगाया, तो उनको कहा कि इस पर अगर आप करते हो तो हम इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे, आपके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और इसमें आप लॉ डायरेक्टर से ओपिनियन लीजिए, लॉ विभाग से ओपिनियन लीजिए। जब उन्होंने लॉ के पास वहाँ भेजी, वहाँ दिनेश गुप्ता जी वास्तव में ईमानदार आदमी थे, वो फाइल पे लिख गए कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारियों के खिलाफ जो है ईडी में, सीबीआई में, एसीबी में मुकदमा दर्ज कराया जाए। आज दिन तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। फाइल को तुरंत सीएम साहब ने तलब कर ली। तलब का मतलब होता है जब्त करना। अब वो इनकी सरकार जाएगी तब कभी बाहर आएगी, वरना वो इनके पास पैक हो गई है जो। तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव में हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही देखो हम आए थे कांग्रेस के अंदर, क्योंकि उस वक्त भैरव सिंह जी का राज था। पूरे राजस्थान में एक ही नारा लगता था कि राजस्थान का एक सिंह भैरव सिंह। उस वक्त हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। और उसके बाद आप देखो कि जो हमारी पूरी पीढ़ी है, जो हमारे जितने भी साथी हैं, उन सब को कहीं कुछ नहीं, मैंने तो कभी बायोडाटा ही नहीं दिया, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो आ गए। और जो यूथ कांग्रेस से उस वक्त जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने डंडे खाए थे, लठ खाए थे, उनको कहीं पे भी कोई तवज्जो नहीं मिली। पर वो मेरा इशू नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी इनको बायोडाटा ही नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी से कभी प्रयास नहीं करा आपने चुनाव लड़ने का? नहीं, टिकट मांगे, पार्षद के मांगे, एमएलए के कभी मांगे नहीं, पार्षद के मांगे, पर इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि ये एक सोची समझी रणनीति है कि ये हम लोगों को टिकट नहीं देते हैं। और फिर हमारे यहाँ तो सिविल लाइन के अंदर आप देखिए कि प्रताप जी जब से आए, प्रताप जी आदमी बहुत अच्छे हैं, मेरे अच्छे संबंध है, पर वो टिकट नहीं देते हैं हम लोगों को। कांग्रेस वालों को टिकट नहीं देते हैं, वो अलग लोगों को टिकट देते हैं। कांग्रेस वालों को टिकट नहीं देते मतलब? हाँ, आप देख लीजिए। देते किसको? कांग्रेस को? ना, कांग्रेस को नहीं देते, वो छांट के देते हैं कि ये कांग्रेस ही नहीं है इसलिए इसको टिकट देना है। गंभीर आरोप लगा रहे हो आप तो। आरोप नहीं है, ये हकीकत है। मैं कह रहा हूँ कि आदमी अच्छे हैं, रात को भी कोई काम को चले जाओ तो मना नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को चुन के यहाँ पर मारा गया है सिविल लाइन्स के अंदर। अब तो आप आज़ाद समाज पार्टी में, जीत का समीकरण क्या है बता दीजिए आप तो। हम तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस तर्ज पे हम चलेंगे। माननीय काशीराम जी का नारा है, अब इनके राहुल गांधी जी को भी समझ में आ गई है, लेकिन वो ऊपरी तौर पर आई है, क्योंकि अभी राजस्थान की तो लिस्ट आई नहीं है, मध्य प्रदेश की आई है, वहाँ उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है, ओबीसी को कोई खास टिकट नहीं दिए हैं वहाँ पर। लेकिन हम यहाँ इस नारे को लेकर, इस समीकरण को लेकर, जो हमारे नगर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ एससी ओबीसी के कॉम्बिनेशन से, एसटी के कॉम्बिनेशन से हम चुनाव में जाएंगे। एससी एसटी ओबीसी का कॉम्बिनेशन तो बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो ब्राह्मणों की, अग्रवालों की और अन्य जनरल कास्ट की भी है, तो उनको प्रयास नहीं करेंगे वोट के? नहीं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है उनके? बिहार में आई है, 3.5% आई है जनसंख्या।
वो तो आंकड़े ही कह रहे हैं। मैं तो राहुल गांधी जी को भी कह के आया हूँ कि साहब जो आंकड़े आपके कहते हैं कि 52% OBC के लोग हैं, 16% SC के लोग हैं, तो फिर ये हर जो सीट होती है, जो भी जनरल सीट होती है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत वो उसको ब्राह्मण बहुल सीट बता दिया जाता है। कल राजस्थान पत्रिका में था कि उसको विद्याधर नगर में 1.25 लाख ब्राह्मण और 20 लाख माली बता रखे हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि आप गिनती कर लो, मैं जीवन भर जो आप कहेंगे वो करने को तैयार हूँ कि अगर 45,000 से कम माली निकल जाए तो विद्याधर नगर में। मालीनगर में कितने माली बता दीजिए। मालवीय नगर में दावा तो हम लोग 35,000 40,000 का करते हैं, लेकिन जो मेरी BLO से लिस्ट लेके बात हुई, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, नाम जुड़वाते रहते हैं, तो हम 28,000 से किसी भी कीमत पे कम नहीं है। SC और OBC कितने हैं? SC जो हैं वो 55,000 प्लस हैं, और OBC हमारे इसके अंदर अगर हम कुमावतों को जोड़ते हैं, कुमावत समाज हमारे बराबर का समाज है पूरे जयपुर में, बल्कि देखा जाए तो जयपुर है ही माली कुमावत में, तो अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग हम बराबर से ही रहते हैं। मतलब OBC SC ST ही वोट को टारगेट बनाएंगे, अधिक प्रचार उनमें ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम क्योंकि हमें मालूम है कि जो चुनाव है वो लास्ट में जाके जातिगत समीकरण पे होता है। जो हमारे मित्र हैं उनकी बात अलग है, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूँ कि हम पूरी तरह से 85-15 के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। 85% वर्सेस 15%, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि हमारे आप देखिए ना कि जयपुर के अंदर माली कुमावतों को एक भी MLA टिकट दोनों पार्टियां नहीं देती। लेकिन जो CM है वो तो आपके समाज के ही हैं। CM हमारे समाज के हैं, लेकिन वो साफ साफ कहते हैं कि मेरे समाज से मैं अकेला हूँ, और ये हमारी उनकी भी हो सकता है पीड़ा हो, लेकिन हमारी भी ये पीड़ा है कि कोई व्यक्ति अगर पहली बार CM बने और वो इस बात को कहे तो बात समझ में आती है, लेकिन तीसरी बार अगर कोई CM बने और इस बात को कहे कि मैं अकेला ही इस समाज से CM हूँ, तो एक सोचने वाली बात है कि हमारे को ठीक है प्रताप सिंह के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे को टिकट नहीं देते, पर इन्होंने भी हमारे को कहाँ बढ़ाया। आपने एक बार भी अभी जो राजनीतिक नियुक्तियाँ इस बार की हुई हैं उसमें ERCP पे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पूर्वी राजस्थान में आपके OBC के भाई हैं, आपके समाज के भाई हैं, वहाँ तक भी तो आप ERCP पहुँचाते, उनको लाल बत्ती देते। मैंने तो आपको कभी बायोडाटा नहीं दिया, पर और जो लोग थे वो क्या लायक नहीं थे। अभी 21 अक्टूबर को महात्मा फूले बोर्ड को घोषणा हुए 1 साल हो जाएगा, आज दिन तक नियुक्ति नहीं करी है, ना अध्यक्ष की, ना उपाध्यक्ष की, ना किसी की। आपको तो मनोनीत पार्षद किसने बनाया था? मनोनीत पार्षद में जो है पिछली कांग्रेस सरकार ने मुझको बनाया था, और वो गहलोत साहब के CM थे, उन्होंने ही मुझको बनाया। फिर भी इतनी नाराज़गी? नहीं, नाराज़गी मुद्दों को लेकर है, व्यक्तिगत रूप से वो आज भी मेरे आदरणीय है, हमेशा मेरे आदरणीय रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन बात है कि हम जिन मुद्दों को लेके आज समाज में आए हैं, तो हमारे पिंटू सैनी की हत्या हो गई, जला के मार दिया, आज दिन तक गिरफ्तारी नहीं। मोनम सैनी को रेप करके 15 साल की बच्ची को ऊपर गढ़ से निर्वस्त अवस्था में फेंक दिया, मई 22 की घटना है, आज दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं। जबकि जो आरोपी हैं उनको उनकी पहचान हो चुकी है, सब चीज़ हो चुकी है, उनको सिर्फ इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि वो MLA के खास लोग हैं, उनके MLA के बल पर इनकी सरकार टिकी हुई है। मैं तो ऐसी सरकार को 1 मिनट में छोड़ के चला जाऊँ। अगर मैं अंत में ये बताइए, आपके विधानसभा के लोगों को क्या संबोधन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें दूसरों के घर पे जाके खड़ा होना पड़ता है, और आप देख रहे हैं कि 40-40 करोड़ रुपए में आपके वोट का सौदा हो रहा है। इनको वोट दोगे, इनको ताकत दोगे, कांग्रेस को दोगे तो ये माँ बेटे के लिए काम करेंगे, BJP को दोगे तो अडानी अंबानी के लिए काम करेंगे, और हमको अगर आप ताकत दोगे तो हम आपके लिए काम करेंगे, और सिर्फ आपके लिए काम करेंगे।